So, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today we are going to start with the seventh chapter of our financial management topic. So, अभी तक जो हमने देखा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स से शुरू किया था हमने, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी थी वो थी कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा था कि स्टार्टिंग में कैपिटल कहाँ से लेके आना ये मेन प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद में दूसरा उस कैपिटल को किस तरह से अच्छे से यूज़ करना है। द थर्ड थिंग इज़ द डिविडेंड डिसीजंस। नाउ ये जो चैप्टर है हम शुरू करने वाले हैं ये उसी से लिंक्ड है। अगर मैं आपको पुरानी वाली चीज़ बताऊं तो अगर आपको याद होगा फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये तीन चीज़ें हमने देखी थी। तो पहला था फाइनेंसिंग डिसीजन, ये हम पुराने चैप्टर्स में देख चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। जब भी आप कैपिटल लाते हो तो पहले तो कहाँ से लाना, टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस वाला जो चैप्टर है वो इसके अंदर में आता है। फिर उसके बाद में जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट होगी वो यहाँ पे आता है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। बट एक बार अगर आपने पैसा लेके आ गए तो उसके बाद उसको इन्वेस्ट करने का डिसीजन आप यहाँ पे लेते हो। दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा देते हैं, डेट होल्डर्स कंपनी को पैसा देते हैं। तो ये पैसा देते हैं तो कुछ कॉस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कंपनी के लिए कॉस्ट, इनके लिए रिटर्न। मैं मान लो इक्विटी शेयर होल्डर, आप मान लो डेट होल्डर, हम दोनों ने पैसा दिया है कंपनी को। हम दोनों ने कंपनी को तो पैसा दे दिया। आप 10% एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं 15% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं इक्विटी, आप डेट होल्डर्स। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में देखा था। तो दोनों का मिला के हमने 100 करोड़, आपने दिया 100 करोड़, मैंने दिया, दोनों का मिला के मान लो आ रहा है तकरीबन 12.5%, 12.5% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है पता है? जो कंपनी हम दोनों का 200 करोड़ रुपए यूज कर रही है, उस 200 करोड़ पे 12.5% रिटर्न कंपनी ने कम से कम हमको कमा के देना चाहिए। 200 करोड़ पे 12.5% रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल कम टू अराउंड 25 करोड़ रुपीस। ठीक है। अब ये 200 करोड़ रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट्स में तो आ गए, कंपनी के बैंक अकाउंट में तो आ गए, लेकिन इसको यूज कैसे करना, ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है। पैसे लेके आना एक बार का भले ईजी हो, लेकिन उसको इफेक्टिवली यूज करना, क्योंकि एक बार आपने जो डिसीजन लिया इस पैसे को यूज करने का, कौन से प्रोजेक्ट में डालना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में नहीं डालना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया और अगर वो डिसीजन गलत निकला तो सारे पैसे डूब जाएंगे। और अगर आपके पैसे डूब गए, कंपनी ने पैसे डुबा दिए, तो नुकसान किसका? इक्विटी होल्डर्स का, डेट होल्डर्स का। सो कंपनी ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में उस पैसों का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे एटलीस्ट 12.5% रिटर्न तो मिल रहा हो। उससे ज़्यादा मिल रहा बहुत ही अच्छी बात है। कौन चाहता है कि अगर हमने बोला कंपनी को कि 12.5% हमारी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप हमारे पैसों पे कमा के दो, मेरे लिए कमाई, आपके लिए कमाई, तो कंपनी के लिए कॉस्ट हो गया। दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट वी हैड गिवन टू द कंपनी। तो अगर कंपनी उससे ज़्यादा कमा रही है तो कौन मना करेगा? आपने अगर मुझसे 12.5 रुपये मांगे और मैं आपको 15 रुपये दे रहा हूँ तो आप मना थोड़ी करोगे। वैसे ही कंपनी ज़्यादा कमा रही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे डिसीजंस आपको लेना है कि कम से कम उस पर 12.5% कमाया जा सके। सो जितने भी प्रोजेक्ट कंपनी यूज़ करेगी या कंपनी डिसाइड करेगी कि भैया हम मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, कि इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, हर एक प्रोजेक्ट को वो 12.5% से एनालाइज करेगी। क्या मैं इसमें 12.5% कमा पा रहा हूँ? क्या मैं इसमें 12.5% कमा पा रहा हूँ? क्या मैं इसमें 12.5% कमा पा रहा हूँ? क्योंकि जो पैसा उस कंपनी, वो कंपनी लगा रही है प्रोजेक्ट में, वो हम दोनों का पैसा है। और हमने कंपनी को क्या बोला? 12.5% कम से कम हमको कमा के चाहिए। तो एनालाइज करते समय भी 12.5% वाला रेट यूज़ किया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा आपका नाम आ सकता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मेरे लिए तो कंपनी के लिए भी मेरे को इतनी पैसा चाहिए 12.5%, तो कंपनी को भी तो कम से कम 12.5% कमाना पड़ेगा। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारे एक ही चीज़ को दर्शाते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका केई या केओ। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम देखने वाले हैं। तो जो हमने स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये वाला टॉपिक देखा था, उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आइडिया आ जाएगा इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। सो मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ टॉपिक आपको। दीज डिसीजंस रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय अ फर्म।
ऐसे असेट्स को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें कंपनी पैसा लगाएगी। फंड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, ध्यान देना, फंड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज हैव टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस काइंड्स ऑफ असेट्स। लॉन्ग टर्म फंड्स आर यूज्ड इन प्रोजेक्ट फॉर वेरियस fixed assets and also for current assets. The investment of funds in a project has to be made after careful assessment of the various project through capital budgeting. इस वर्ड को मार्क करना, कैपिटल बजटिंग। इस चैप्टर का नाम इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, उसी को दूसरे तरीके से कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। सो ये चैप्टर और कुछ नहीं, कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, आगे देखो। A part of the long-term fund is also to be kept for financing the working capital requirement, asset management policies, छोड़ दो बाकी सब, अभी आज सच बाकी सब कुछ काम का नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करता हूँ। हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टार्टिंग में जो है बेसिकली मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा कैपिटल बजटिंग के, कि क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, टेक्निकल टर्म्स हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम एक्चुअल में डिसीजन लेने लायक चीज़ें या क्वेश्चंस देखेंगे। सो क्वेश्चंस जो बाद में सेकंड पार्ट जो होगा इंटरवल के, इस चैप्टर के इंटरवल के बाद का जो पार्ट होगा वो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पहले मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताऊंगा और वो बेसिक्स डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आते कि बताओ कैश फ्लो क्या होता है, बताओ इसका मतलब क्या होता है, बताओ उसका मतलब क्या होता है। लेकिन उस चीज़ का अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिए तो वो आपको बाद में काम आएंगे सेकंड वाले पार्ट में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो हम लास्ट वाले इसमें देखेंगे। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द ओवरऑल चैप्टर। कैपिटल बजटिंग वाला जो ये चैप्टर है या इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलो, इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा जो कि मैंने अभी दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद में कैपिटल बजटिंग का पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं कैपिटल बजटिंग, या और उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में किस किस तरह के कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं जो हम लेते हैं, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस किस तरह के होते हैं। पैसा जब आप लगा रहे हो तो कहाँ कहाँ लगाओगे। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई नया बिजनेस खरीदना हो, कोई नई मशीन खरीदना हो, कोई नई मशीन रिप्लेस करना हो। ठीक है, मेरे पास में बहुत बड़ा पावर प्लांट था, उसको मुझे रिप्लेस करना है। वॉशिंग मशीन थी, उसको रिप्लेस करना है। कार थी, उसको रिप्लेस करना है, पुरानी हो गई है। सो रिप्लेसमेंट डिसीजंस भी एक चीज़ होती है। मुझे मेरी कंपनी एक्सपांड करना है तो इन्वेस्टमेंट लगता है। जहाँ पे भी प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है वो आपका यहाँ पे कवर होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके बाद जो बड़ा टॉपिक देखेंगे वो है कैपिटल बजटिंग की प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में सबसे पहले मैं बताऊंगा कैश फ्लोज को कैसे एस्टिमेट करते हैं और बेसिक चीज़ें क्या होती है, छोटे मोटे टर्म्स। यहाँ पे हम बेसिक्स सीखेंगे और उन बेसिक्स को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में। और सबसे बड़ा पार्ट जो रहेगा आपके पूरे चैप्टर का वो है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जिस पे क्वेश्चंस डिपेंडेंट होंगे। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करता हूँ, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। फिलहाल मैं उसको सीक्रेट रख रहा हूँ, इसलिए कुछ भी नाम नहीं लेके आ रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जब आप शुरू करोगे तब इसके दो हिस्से होंगे। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स दो हिस्सों में डिवाइड होगी। जो पहला हिस्सा होगा उसके भी 2 सब पार्ट होंगे और जो दूसरा हिस्सा होगा उसके 5 सब पार्ट रहेंगे। ठीक है, सो टोटल मिला के टेक्निक्स कितनी रहेगी, यहाँ पे 2 टेक्निक रहेगी, यहाँ पे 5 टेक्निक रहेगी, 7 टेक्निक्स रहेगी। और इम्पॉर्टेंट वाली टेक्निक्स जो रहेगी वो इस सेकंड वाले पार्ट में आएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि क्या क्या हम देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। और कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब पूरे चैप्टर में हम ये देखने वाले कि जहाँ से भी हमने पुराने चैप्टर्स में पैसा लेके आए थे उस पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिसीजन कैसे लेना है। So for the time being, just note down all these topics related to the overview of the investment decision chapter, and from the next chapter we are going to discuss from the next video we are going to discuss about the purpose of the capital budgeting. Bye bye.